Hello students, welcome to our channel Chemo Selective. This is going to be our fifth lecture. इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ बातें आप लोगों से मुझे करना है। देखो, ये जो चैप्टर है ना रेडॉक्स रिएक्शन, आप जितनी इंटरेस्ट लेके केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो या उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आप उतना इंटरेस्ट लेके रेडॉक्स रिएक्शन को नहीं पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम उनको समझ में आ जाता है या जो भी फॉर्मूलाज है वो इजीली न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाते हैं। बट रेडॉक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है, इसका एक मेन टॉपिक है टाइट्रेशन वाला पोर्शन, जहां पे सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन वाला जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है और आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कहां पे नॉर्मलिटी को यूज करना है, कहां पे ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करना है। ठीक है, तो उसमें वो फंस जाते हैं। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन से कोई क्वेश्चंस जेई मेन से जेई एडवांस से पूछा जाता है तो इतना मान के चलो कि 99% चांसेस हैं वो टाइट्रेशन से ही पूछा जाएगा आपको। तो आपको टाइट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से और आसान तरीके से आपको समझना है, ना कि आपको पूरा रट्टा मार के जाना है, 20 पेज पढ़ के जाना है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, मैं यहां पे बहुत ही शॉर्ट मेथड से कम टाइम में आपको ऐसे समझा दूंगा ताकि आप रेडॉक्स रिएक्शन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो टाइट्रेशन रिलेटेड आप आसानी से कर पाओ। और ये वीडियो मेनली न्यूमेरिकल बेस होने वाला है। मैं न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहां पे मैं खत्म करूंगा। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को नोटिस करना और हो सके तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको डाउट्स रहेगा ना, आई होप लास्ट में मैं 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा, इसी वीडियो में लास्ट में मैं करवाऊंगा आपको। तो उस लेक्चर के एंड में आप 3 क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना एक बार कि समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो फिर आप और एक चीज कर सकते हो कि उस न्यूमेरिकल में से फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख लो यहाँ पे कैसे मैंने सॉल्व किया है एंड देन अदर 2 न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व। समझ में आया इतना? तो पहले टॉपिक को देख लो क्या क्या यहाँ पे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आपका है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, बहुत सारे बच्चे यहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ये। देन नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होता है उसका फॉर्मूलाज अलग अलग तरीके से आप कैसे नॉर्मलिटी को निकाल सकते हो एंड नॉर्मलिटी से कैसे आप मोलारिटी को निकाल सकते हो वो भी आप यहां पे सीखोगे। एंड लास्ट में जैसे कि मैंने बोला अभी कि 3 न्यूमेरिकल यहां पे मैं सॉल्व करवाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहां पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज कैसे करना है। जान तो लेंगे हम कि क्या है ये, बट आपको इसको प्रॉपरली यूज करना है न्यूमेरिकल में। इक्विवेलेंट वेट क्या है? कोई भी आपको कंपाउंड दे या एटम दे या एलिमेंट दे, ठीक है, आपको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला का हेल्प लेना है। मतलब फॉर्मूला क्या है वो देख लो पहले। इक्विवेलेंट वेट, अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हो तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो तो उसका क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो आपके पास कोई एसिड है, मान लेते हैं आपके पास H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट पूछे, आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, H2SO4 का क्या निकाल, H2SO4 है क्या? एक कंपाउंड है, मतलब एक एसिड है। अच्छा, तो इस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, कितना होगा बोलो? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना होता है? 1। कितने हैं? 2। सल्फर का कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 to 4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। देखो मॉलिक्यूलर वेट आप आसानी से निकाल सकते हो, बट n फैक्टर में आप फंस जाओगे। एसिड का n फैक्टर उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। अभी आप पूछोगे सर बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी होता है कोई भी एसिड से जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको मिल रहा है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब H2SO4 को आप आयनाइज करोगे या तोड़ोगे, आपको कितना मिलेगा? H+, 2 H+ मिलेगा एंड सल्फेट आयन मिलेगा आपको। तो 2 H+ आपको यहां पे मिल रहा है, दैट मींस H2SO4 का n फैक्टर कितना है? 2। समझ में आया इतना?
एसिड का एन फैक्टर उसका बेसिसिटी के बराबर होता है। H2SO4 क्या है? डाइबेसिक एसिड है, समझ में आया इतना? तो डिवाइड बाय 2, इससे आप इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ही बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, और बेस का एन फैक्टर उसका एसिडिटी के बराबर होता है। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक को देखो यहां पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या टर्म बोल सकते हो इसको आप। टाइट्रेशन में मेनली मैक्सिमम केसेस में आपको इस टर्म को यूज करना है, ठीक है? तो अभी जान लेते हैं कि व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में। समझ में आया इतना? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका मास ऑफ सल्यूट या वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय उस सल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला। समझ में आया? ये उसका फॉर्मूला है। कोई भी कंपाउंड को आप टाइट्रेशन में यूज कर रहे हो, अगर आपको उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, आप क्या करोगे? उसका मास देखोगे कितना है गिवन है, एंड उसका इक्विवेलेंट वेट आप उसके हिसाब से निकालोगे। समझ में आया इतना? अच्छा, इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा और भी डिटेल्स में देखते हैं। अच्छा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय, अच्छा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है? अच्छा, एन फैक्टर को मैं ऊपर ले लेता हूं इनटू एन फैक्टर, ठीक है? अच्छा, मास ऑफ सल्यूट दैट मींस गिवन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? मोल का फॉर्मूला है, याद आया? मोल इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। दैट मींस मास ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या है? उस सल्यूट का मोल है, तो मोल ऑफ सल्यूट इनटू एन फैक्टर। समझ में आया ना? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या है? मोल ऑफ सल्यूट इनटू एन फैक्टर। समझ में आया ना? क्लियर एकदम? परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक को देखो, व्हाट इज नॉर्मलिटी। बहुत बार यूज होने वाले नॉर्मलिटी वर्ड टर्म। तो पहले जान लेते हैं कि नॉर्मलिटी क्या है। इसका जो एज यूजुअल फॉर्मूला है उसके तरफ नहीं जाएंगे हम, इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। देखो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। दैट मीन्स नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो आप थोड़ी देर पहले निकाल चुके हो, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, और डिवाइड बाय सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है। किस में लोगे आप? लीटर में लोगे। समझ में आया इतना? अच्छा, अगर आपने वॉल्यूम को किस में लिया? ml में लिया, तो क्या होगा? जब लीटर की जगह पे आप ml यूज करोगे, इसको ml में लोगे, तो ऊपर आप क्या करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? अगर आप वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको आप ml में ले रहे हो, उस कंडीशन में नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml। क्लियर एकदम? अच्छा, ओके, अभी मान लो कि आपको नॉर्मलिटी गिवन है और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, हम जो पहला वाला फॉर्मूला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, वो यूज नहीं करेंगे, यहीं से हमारा नॉर्मलिटी आ जाएगा। अगर मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपको नॉर्मलिटी भी पता है, और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो अब इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना। नॉर्मलिटी गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पुट कर दो वैल्यू, यहां पे आ जाएगा। समझ में आया इतना? क्लियर एकदम? तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया? ओके फाइन। अगर आप चाहो तो इसको और भी तोड़ के लिख सकते हो और डिटेल्स में लिख सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो। अच्छा, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हो, होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, और क्या लिखा है यहां पे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैं इसको ml में ले रहा हूं तो ऊपर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, और भी देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या इसको तोड़ के भी लिख सकते हो मोल के फॉर्म में, कि मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो मोल होता है इन फैक्टर को आप ऊपर लेके जा सकते हो। समझ में आया? लिखो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, नीचे क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो आप ml में ले रहे हो, और n फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर आया था, तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा आपका, दैट इज n फैक्टर। समझ में आया? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। आप कोई भी फॉर्मूला भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है? ओके, आप सिर्फ इसको याद रखो, बस इसको याद रखोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो आपको पहले से ही याद है, तो बाकी डिराइव आप कर सकते हो अपने हिसाब से। आप न्यूमेरिकल में अपने हिसाब से चेंजेस, फॉर्मूला को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आप। समझ में आया ना इतना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक को देखो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको भी आपको डाइटिशियन में बहुत बार यूज करना है, मिली, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, थोड़ी देर पहले अभी आप कर चुके हो, अलग फॉर्म में था वो, दैट इज नॉर्मलिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसमें, ml में। ध्यान रखना, यहां पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज होगा वो आप ml में लोगे। कौन से केस में लोगे? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट के केस में। समझ में आया इतना? तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम का, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, दैट इज इन ml। क्लियर एकदम? बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक को देखो, यहां पे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, आप मोलारिटी को अलग से भी निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला अलग से आप सीखोगे आगे जाके, मैं उसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। बट आपको अगर नॉर्मलिटी पता है और आपको मोलारिटी निकालना है, कैसे निकालोगे? छोटा सा फॉर्मूला है, देख लो यहां पे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। इस फॉर्मूला को याद रखो। अगर आपके पास नॉर्मलिटी गिवन है, आपको मोलारिटी निकालना है, फॉर्मूला को यूज कर लो। अगर आपके पास मोलारिटी गिवन है, नॉर्मलिटी निकालना है, फॉर्मूला को यूज कर लो। समझ में आया? आपको अलग से दोनों फॉर्मूला को अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया इतना? अच्छा, और एक है आपका डाइल्यूशन लॉ, जो इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में डिटेल्स में। देख लो, होता क्या है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। इसको याद रखो, मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है? आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। दो अलग अलग सोल्यूशन के लिए है, ठीक है? या एक सोल्यूशन के लिए भी आप बोल सकते हो कि आप पहले कुछ सिचुएशन कुछ अलग था, अभी कुछ और है। समझ में आया? तो उस केस में क्या होगा, N1 देखो, N1V1 टर्म्स क्या है? N1 मतलब कंसंट्रेशन टर्म इन नॉर्मलिटी टर्म्स में, ठीक है? कंसंट्रेशन इन नॉर्मलिटी, फर्स्ट मतलब इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में, फाइनल वॉल्यूम। ओके, अगर मान लो आपके पास दो अलग अलग सोल्यूशन है, आपके पास दो अलग अलग सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन नंबर 1 एंड दिस इज सोल्यूशन नंबर 2। दोनों सोल्यूशन सेम सोल्यूट का है, दोनों में ही सोल्यूट सेम है, ठीक है? अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है, इसका भी कंसंट्रेशन दिया है, इसका ये वॉल्यूम दिया है, ठीक है? दोनों को अगर आप मिक्स कर दो, मैंने दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है? तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा नॉर्मली के टर्म्स में? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन सेम सोल्यूट का, दोनों सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन अलग है, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग है। अगर आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा नॉर्मलिटी के टर्म्स में? कैसे निकालोगे? अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है N1, वॉल्यूम है V1, अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है N2, वॉल्यूम है V2,
दैट मीन्स जब आप मिक्स करोगे तो फाइनल सोल्यूशन का जो नॉर्मलिटी आएगा दैट इज इक्वल्स टू पहला सोल्यूशन का N1V1, सेकेंड सोल्यूशन का N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना था V1, इसका वॉल्यूम कितना था V2, टोटल वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2। सो दिस इज द फाइनल कंसिडरेशन ऑफ दैट मिक्सचर सोल्यूशन। समझ में आया? क्लियर एकदम? ओके, तो चलो अभी न्यूमेरिकल पे चलते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जो भी हमने अभी सीखा फॉर्मूला में उसको हम यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है? ओके, तो न्यूमेरिकल के यहां पे देखो और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, बेटर होगा आप एक एग्जांपल को देख लो उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, गिवन क्या क्या है, पहले जो डेटा है वो देख लो, आप नोट कर लो। 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी को निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। अच्छा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? सर था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, मैं फाइनल वाला लिख रहा हूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ऊपर क्या था, n फैक्टर, याद है? ओके, अभी क्या करना है आपको, सिर्फ डेटा पुट करना है और कुछ नहीं। सोल्यूट का मास कितना है, कितना गिवन है यहां पे 0.74 ग्राम, 0.74। ओके, अच्छा ऊपर 1000 था ना क्योंकि ml में लिया था हम लोगों ने। ओके, देखो मास कितना है 0.74 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2, टोटल कितना आएगा ऐड करके 74। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना दिया है, यहां पे 5 ml, 5 बिठाओ यहां पे। और क्या बचा है आपका, ऊपर क्या है, n फैक्टर है और 1000 है। अच्छा 1000 का पहले लिख लेता हूं मैं। अभी आता है n फैक्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, बेस का n फैक्टर कितना होता है, उसका एसिडिटी के बराबर होता है। दैट मींस कितना रिप्लेसेबल OH माइनस आपको यहां से मिल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप आयनाइज करोगे आपको कितना मिलेगा, कैल्शियम 2+ मिलेगा एक और 2 OH माइनस मिलेगा, 2 OH माइनस। दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो n फैक्टर है दैट इज 2। ओके, तो n फैक्टर 2, इसको आप सॉल्व करोगे, बैलेंस करोगे, इसको आप कैलकुलेट करो तो इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। तो नॉर्मलिटी कितना है आपका इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का 4। आपको अभी क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी कितना होगा, नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर। नॉर्मलिटी कितना निकाला आपने 4, n फैक्टर कितना है 2, तो दैट मींस 2। मोलारिटी कितना है 2, नॉर्मलिटी कितना है 4। समझ में आया आपको, क्लियर एकदम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट 30 सेकंड से अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां पे गिवन वेट आपको क्या दिया है, 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस आपको अगर नॉर्मलिटी निकालना है, पहले आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 3.65। ओके फाइन, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, HCl का। HCl का मॉलिक्यूलर कितना है, क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हुआ 36.5। ओके, और क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 200 ml, बिठाओ बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ऊपर 1000 था, n फैक्टर कितना होगा HCl, HCl को आप आयनाइज करो तो कितना मिलेगा 1H+ मिलेगा। दैट मींस n फैक्टर कितना है 1, बिठाओ यहां पे, कैलकुलेट करो वैल्यू कितना आएगा आपका इसका, बोलो वैल्यू कितना आएगा 0.5। अच्छा तो मोलारिटी कितना होगा, बोलो मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी कितना है 0.5, n फैक्टर कितना है 1, दैट मींस मोलारिटी आपका आएगा 0.5। नॉर्मलिटी जितना होगा उतना ही उसका मोलारिटी होगा। क्यों, क्योंकि n फैक्टर यहां पे 1 है। समझ में आया दोनों प्रॉब्लम, क्लियर एकदम? ओके, लास्ट प्रॉब्लम को देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट सॉल्व करो इसको। क्या दिया है यहां पे देखो,
1/10 मोल ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? आप इस तरीके से लिखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। दैट मींस ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या था? बोलो, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या था? यहां पे वेट मतलब मास ऑफ सल्यूट। अच्छा एक बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये सब नहीं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था, थोड़ा सा याद करो, मोल ऑफ सल्यूट इनटू एन फैक्टर। मैं फिर से इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं। मोल ऑफ सल्यूट इनटू एन फैक्टर था कि नहीं? चेक कर लो एक बार। इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ओके अभी ध्यान से देखो, मोल ऑफ सल्यूट। अच्छा मोल कितना गिवन है आपको? 1/10। ओके 1 नीचे 10 आ गया आपका। अच्छा सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 500 ml। ओके और कुछ है नीचे? नहीं है। ऊपर चलो, एन फैक्टर कितना है? H2SO4 डाइबेसिक एसिड, एन फैक्टर 2 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ओके एंड देन आपको क्या निकालना है? इनटू 1000। देखो सब कुछ डेटा यहां पे पुट कर चुके हो आप। इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलो, कैलकुलेट करो इसको। इसका वैल्यू आएगा आपका कितना? 0.4। नॉर्मलिटी आपका यहां पे निकल चुका है, कितना? 0.4। तो मोलारिटी कितना होगा? अगर नॉर्मलिटी इतना है तो मोलारिटी आपका कितना होगा? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? 2। दैट मींस 0.2। तो इस रिएक्शन का नॉर्मलिटी जो है आपका दैट इज 0.4, मोलारिटी कितना है? 0.2। समझ में आया आपको? आई थिंक 3 प्रॉब्लम्स के थ्रू जो भी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज हमने सीखा था उसको अप्लाई कर लिया। आप इस तीनों प्रॉब्लम को मिनिमम 2 बार या 3 बार सॉल्व कर लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर 3 प्रॉब्लम को आपने 2-3 बार सॉल्व कर लिया ना, फॉर्मूला यहां पे दिमाग में चिपक जाएगा आपका। क्लियर है एकदम? तो चलो आज का जो लेक्चर था यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी तभी मिल जाएगा। समझ में आया इतना? और आप लोगों ने अगर हाँ और एक बात मुझे बोलना है, अगर आप लोगों को एन फैक्टर अलग से सीखना है या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसका जो वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड के थ्रू, बहुत से ट्रिक्स के थ्रू मैंने वो टॉपिक को समझाया है। तो जाके प्लीज वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।